होप आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए और साथ में भी पढ़ते भी रहिए, क्योंकि एग्जाम्स भी आपके होने ही वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त या उसके बाद हो सकता है, कंफर्म तो डेट अभी नहीं बताया, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए। अब देखिए कोर 14, ठीक है। कोर 14 का अगर पहला सिलेबस का अगर हम टॉपिक देखें तो वो है राष्ट्रवाद का उदय, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या है। तो ये जो टर्म है नेशनलिज्म, इसको सबसे पहले समझिए कि नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी भावना। राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद से समझने से पहले हम राष्ट्र को समझ लें कि राष्ट्र क्या है। इसे हम बहुत एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ज्यादा इसका आपको डिफाइंड डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, बस इसको कंसेप्ट के रूप में समझिए कि है क्या। तो राष्ट्र अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये कहें क्या भारत एक राष्ट्र है, हाँ या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल भारत एक राष्ट्र है। अगर हम ये कहें क्या बंगाल एक राष्ट्र है, क्या गुजरात एक राष्ट्र है, तो बिल्कुल नहीं, ना ही बंगाल एक राष्ट्र है और ना ही गुजरात ही एक राष्ट्र है, लेकिन भारत एक राष्ट्र है। इसका कारण क्या है? अगर हम ये देखें कि भारत के उत्तर में मान लीजिए यहाँ पर कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, वो वाला जो पोर्शन है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री, दक्षिण वाला जो पोर्शन है, दक्षिण के जो प्रधानमंत्री है, पश्चिम का जो पोर्शन, पश्चिम के जो प्रधानमंत्री है, पूरब का जो पोर्शन है, पूरब के जो प्रधानमंत्री है, सबके ही प्रधानमंत्री या सबके ही एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? एक है, एक ही एडमिनिस्ट्रेटर है। और सब जगह जो प्रशासन है उसकी एक रूपता है। जो लॉ रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पारित किया जा रहा है या यहाँ लागू किया जा रहा है, या फिर पश्चिम पूर्व में लागू किया जा रहा है, दक्षिण में लागू किया जा रहा है, मध्य भारत में लागू किया जा रहा है, वो सारे के सारे एक है, इनमें एक रूपता है। तो भारत एक राष्ट्र है। दूसरा कंसेप्ट ये आता है, अगर हमें राष्ट्र का कंसेप्ट समझ में आ गया कि नॉर्मली एक ऐसा देश जिसके रूलर एक हो, जहाँ पर एक रूपी शासन हो, वो एक राष्ट्र है। उसका वर्ल्ड में एक अलग पहचान हो, वो एक राष्ट्र है। वहाँ का अपना रूल एंड रेगुलेशन हो, बिल्कुल वो एक राष्ट्र है। अब दूसरा कंसेप्ट है राष्ट्रवादी भावना या राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक इज्म लग गया, जैसे विचारधारा हो गई राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, नेशन में या नेशनल में इज्म लग गया, तो राष्ट्रवादी विचारधारा ये एक आ गई। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रवादी विचारधारा जो है या राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट है वो एक मॉडर्न कंसेप्ट है। मॉडर्न में ही, मॉडर्न एज में इसकी उत्पत्ति हुई या फिर पिक पॉइंट पर पहुंचा राष्ट्रवादी चेतना या राष्ट्रवादी भावना जो है वो। और अंग्रेज हमेशा ये भारत पर इल्जाम लगाते आए हैं कि भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं, यहाँ पर एक निरंकुश धार्मिक लोगों का शासन था और ये कभी राष्ट्र था नहीं और आगे बन भी नहीं सकता है। और अगर उन्हें भारत को राष्ट्र बनना है या अपना विकास करना है तो वो अंग्रेजों के अधीन ही विकास कर सकते हैं। अंग्रेजों का ये सीधा सा कंसेप्ट था और वो भारत में राष्ट्रवादी भावना का ना ही उदय होने देना चाहते थे और ना ही ये कभी मानते थे कि भारत एक राष्ट्र है या यहाँ पर राष्ट्रवादी भावना है। लेकिन अगर हम ये देखें कि 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवादी भावना अपने पिक पॉइंट पर था, और वो हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे मास मूवमेंट हुए हैं और मास मूवमेंट बिना राष्ट्रवादी भावना के संभव ही नहीं है। तो अगर हम दूसरी चीज ये देखें तो राष्ट्रवाद को अगर हम बहुत ही सिंपल में समझे तो ये है कि अपने राष्ट्र से प्रेम, यही है राष्ट्रवादी भावना। अगर हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो वही राष्ट्रवादी भावना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद का एक कंप्लीट डिफाइंड डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन में हम लोगों को इतनी जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद का मतलब ही है, अपने राष्ट्रवादी भावना का मतलब ही है कि अगर हमें अपने राष्ट्र से प्रेम है तो वो एक राष्ट्रवादी भावना हमारे अंदर उजागर है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, जैसे हिमा दास को ही ले लीजिए, वो असम की है बेसिकली, लेकिन अगर वो दुनिया में या पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में अगर अपना नाम कमाती है तो उसे एक आसामी के रूप में तो जाना जाता है, लेकिन उससे पहले उसे एक भारतीय के रूप में जाना जाता है और हम भी गर्व करते हैं। क्या सिर्फ असम के लोग ही गर्व करेंगे कि हिमा दास बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हो रहा है? भारत का हर एक कोना इस बात पर प्राउड करेगा। दूसरी बात, अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी हिस्से में कोई अगर दुखदपूर्ण घटना होती है जिससे हमारे देश को कोई हानि हो,
तो उसका दुख सब किसी को हर किसी को होता है, वो चूंकि पर्टिकुलर उसी एरिया के लोगों को ही नहीं होता है। ये राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्रवादी प्रेम। अगर हमें अपने राष्ट्र से प्रेम है तो राष्ट्र में चल रही किसी भी चीज को लेकर हमें एक संवेदनशीलता होगी। तो ये हुआ एक राष्ट्रवादी भावना का कंसेप्ट। दूसरा चीज ये आप आगे अगर ये देखेंगे, ये राष्ट्रवादी भावना का उदय 19वीं शताब्दी में ही भारत में क्यों हुआ, या अगर सही टर्म अगर यूज करें तो पिक पॉइंट पर इस समय ही क्यों पहुंचा। तो ये देखिए कि 19वीं शताब्दी यानी उस समय हम किनके अंडर थे, उस समय हम ब्रिटिश के गुलाम थे, अंडर कॉलोनियल रूल थे। उस समय भारत एक कॉलोनी हुआ करती थी, ब्रिटिश रूल की। तो उस वक्त क्या हुआ, यहाँ के लोगों के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी घट रही थी जो राष्ट्रवादी भावना के उदय में कारण बना। बहुत सारे इतिहासकारों का तो ऐसा मानना भी है कि राष्ट्रवाद की जो भावना का उदय हुआ है 19वीं शताब्दी में भारत में, उसके बेसिक्स में या उसकी जड़ में जो मूल कारण है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी है। अंग्रेजों ने ही राष्ट्रवादी भावना के उदय में बहुत सारी ऐसी जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी या बहुत सारे काम उनके द्वारा किया गया कि राष्ट्रवादी भावना का एकाएक विकास होने लगा। तो हमें बेसिकली इसके कंसेप्ट को जानना होगा और राष्ट्रवादी भावना के उदय के क्या क्या कारण थे, या भारत में ये 19वीं शताब्दी में उदय इसका किस तरह से हुआ। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट कारण अगर हम ये देखें तो पहला कारण ये हो सकता है कि एक संगठित शासन अंग्रेजों द्वारा, या अंग्रेजों का संगठित शासन, ये एक नंबर हो सकता है। जैसे हम देखें अगर इंडिया का शासन का कंसेप्ट देखें तो प्राचीन काल से ही हम थोड़ा पीछे बैकग्राउंड समझने के लिए जाना होगा। तो प्राचीन काल में क्या था, बहुत सारे राजा थे, वो पर्टिकुलर अपने अपने एरिया में राज करते थे और वहां से वो अपने राज्य का एक्सपेंशन धीरे धीरे करते थे। पूरे भारत पर बहुत बड़े क्षेत्रफल पर उस तरह से हम देखेंगे कि शासन नहीं रहा, लेकिन रहा है कुछ क्षेत्र में भी रहा। इसके भी एक्सेप्शन है। जैसे मौर्य काल में हम देखें, मौर्य काल जो है वो भारत का पहला एक साम्राज्य माना जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर पूरे भारत का कुछ अंश को छोड़कर मौर्य काल में मौर्यों के अधीन पूरी की पूरी सत्ता थी या पूरा का पूरा क्षेत्र था। उसके बाद हम समुद्रगुप्त के समय में भी देख सकते हैं, समुद्रगुप्त ने भी बहुत बड़े क्षेत्र के बाद देखें तो समुद्रगुप्त के बाद भी अगर हम मुगल काल में भी आकर देखते हैं तो मुगल काल में भी अकबर के समय, औरंगजेब के समय, दिल्ली सल्तनत में भी बहुत बड़े क्षेत्र में पूरे भारत में लोगों ने रूल किया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों में एकरूपता नहीं थी। जैसे अगर हम कानून को ही लेकर देख लें, प्राचीन भारत में अगर पर्टिकुलर वर्गों के लिए कानून अलग हुआ करते थे, ब्राह्मण के लिए दंड विधान अलग थे। ब्राह्मण अगर किसी जुर्म को करता है तो उसके लिए जो दंड का विधान था वो कम था, क्षत्रिय के लिए उससे थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। उससे आगे चलकर अगर हम देखें वैश्य और शूद्र, खासकर शूद्रों के लिए और जो छूट हुआ करते थे उनके लिए सेम, अगर एक ही जुर्म हुआ है और लेकिन उसके लिए जो दंड था वो अलग अलग पोर्शन में दिया जाता था, उसकी प्रोपोर्शन अलग अलग हुआ करते थे। ब्राह्मण को कम मिलता था और जो वर्ग का जो सबसे निचला हिस्सा था वो शूद्र हुआ करता था, छूट हुआ करते थे, उनको सबसे ज्यादा दंड मिला करता था। तो ऐसी चीजें चलती थी। तो अंग्रेज इसी बात को नहीं मानने को तैयार थे कि यहाँ पर तो एक रूपता है ही नहीं, खासकर लॉ में और भी बहुत सारे चीजों में भी कहीं ना कहीं कुछ एक रूपता की कमी रही थी। उन सब चीजों को तो सबसे पहले जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे भारत पर उन्होंने एक रूप एक क्षेत्र शासन करना स्टार्ट किया। बहुत सारे थे जो ब्रिटिश प्रांत थे और चूंकि देसी रियासतें भी थी उस वक्त, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थी। और अगर वो स्वतंत्र थी भी तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंग्रेजों से लिंक हुआ करती थी, वो उनके अंडर प्रेशर में थी। तो ये एक चीज हुई। तो आगे हम ये देखेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने एक जैसा शासन, एक जैसा नियम सबके लिए, अगर कोई ब्राह्मण है तो उसे उतना ही दंड मिलेगा, अगर कोई शूद्र है तो भी उसे उतना ही दंड मिलेगा। समाज के जितने भी वर्ग है उसमें कोई नियम को लेकर विभेद नहीं होता था। वो चूंकि रूल बना हुआ था, बाद में तो खैर सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर विभेद होते हैं, आज भी विभेद होते हैं, वो तो चीजें चलती ही है। लेकिन रूल एक लगभग उन्होंने बना दिया, एक छत्र उन्होंने शासन भी कायम किया। और कहीं ना कहीं एक छत्र शासन कायम करना, एक रूल में सभी लोगों को, गांव के लोग, देहात के लोग, शहर के लोग, सबके लिए एक जैसी कानून व्यवस्था, सबके लिए एक जैसे प्रावधान, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक साथ जोड़ दिया। एक साथ ये जो जुड़ने का काम हो रहा है तो ये भी तो राष्ट्रवादी भावना के उत्पन्न होने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला तो ये मेजर इम्पोर्टेंट था कि अंग्रेजों का ही योगदान था कि उन्होंने राष्ट्रवादी भावना में
भावना के उदय में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर हम दूसरे कारण पर आए तो दूसरा कारण ये चीज हम देख सकते हैं, क्योंकि भारत में उस वक्त संचार की जो व्यवस्था थी, दूसरा कारण संचार व्यवस्था हो सकती है। संचार व्यवस्था मीन्स डाक, रेलवे, तार, इन सारी चीजों का विकास, कम्युनिकेट करने के जो साधन होते हैं, उन सारी चीजों का विकास अंग्रेजों ने किया। उस विकास में हम देखेंगे जब रेलवे का विकास हुआ, डाक और तार का विकास हुआ, तो लोग एक दूसरे से जुड़े। देहात के लोग शहरों से जुड़ गए, शहर के लोग देहात से जुड़ गए, क्योंकि रेलवे के आगमन के पीछे अंग्रेजों की अपनी अलग ही दिमाग की उपज थी, उनको अपना फायदा करना था। लेकिन फिर भी रेलवे ने बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को एक दूसरे के साथ, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया।